Recording in progress. तो अभी मैंने जरा एक छोटी सी चीज बताई केवल इस दौरान कि मेटल्स आमतौर पर रिड्यूसिंग एजेंट होती हैं और नॉन मेटल आमतौर पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक जनरल सी बात, मेटल रिड्यूसिंग, नॉन मेटल ऑक्सीडाइजिंग। अच्छा, मेटल रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखती है, यानी इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है। पीरियोडिक क्लास में आपको बताया। और नॉन मेटल इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चीज जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहती है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव जो देना चाहती है। ठीक है ना? अब अपनी बात हुई थी कि लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम, तो वो रिड्यूस नहीं होना चाहता, दूसरे को रिड्यूस करना चाहता। वैसे भी मेटल है यार, मेटल कौन होती है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो अपन ऐसा कर सकते हैं, लेसर इज एसआरपी। एसआरपी जितना कम हो, एसआरपी समझ गए? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मोर पावरफुल इज रिड्यूसिंग एजेंट, या यूं कहें हायर इज द रिड्यूसिंग पावर। दूसरे शब्दों में कैसे कह सकते हैं? हायर इज रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर उतनी ज्यादा और ग्रेटर इज एसआरपी। एसआरपी जितना ज्यादा होगा क्या होगा? मोर पावरफुल इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या दूसरे शब्दों में लिखें हायर इज ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ज्यादा। नॉन मेटल आमतौर पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मेटल आमतौर पर रिड्यूसिंग एजेंट। हटा दो। अब इस हिसाब से जो काम की बात निकल के आ रही है, वो मैं नोट में लिखवाता हूं। दुनिया का सबसे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होगा आपका Li, लिथियम। इलेक्ट्रोकेमिकल रिजल्ट है उसके तो एसआरपी सबसे कम है, -3.05। ठीक है, लेकिन मैंने अभी बताया रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और दूसरे का रिडक्शन करा, और आसानी से इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा जिसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम। अब एल्कली मेटल्स का पूरी पीरियोडिक टेबल में एल्कली मेटल्स का आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम, तो एल्कली मेटल बहुत पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होती है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अगर लिथियम बता तो रहे हो, लेकिन अगर मैं इन्हीं में पूछूं कि इनमें सबसे ज्यादा कौन है, तो मुझे लग रहा है सीजियम का आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम होता था। ग्रुप में जाने पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होता था। पीरियोडिक टेबल पढ़ा दिया आपको।
तो फिर मोस्ट पावरफुल रेडियोनेट कौन होना चाहिए? सीजीएम होना चाहिए। तो गड़बड़ मेरे हिसाब से आना चाहिए मोस्ट पावरफुल रेड्यूसिंग एजेंट सीजीएम आ रहा है अगर आयनेशन पोटेंशियल की दृष्टि से देखें तो, और अगर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की दृष्टि से देखें तो लिथियम आ रहा है। ठीक है, चेक करिए। ये है गैसियस स्टेट और ये है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में एक और चीज काम करने लगती है जिसका नाम होता है हाइड्रेशन एनर्जी। और आपको याद होगा लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी काफी ज्यादा होती है, लिथियम का साइज छोटा होता है तो उसका हाइड्रेशन ज्यादा होता है। ये बात है सॉल्यूशन चैप्टर में भी पढ़ाई है मैंने आपको, है ना। और पीरियोडिक क्लास में बताया कि रेडियस का ऑर्डर उल्टा हो गया एस ब्लॉक, है ना। तो अब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखना कहां पूछा है, एक्वस सॉल्यूशन में कि गैसियस स्टेट में। अगर कुछ नहीं बोला उसमें मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट इज, तो आंसर आप लिथियम लगा के आएंगे, क्योंकि जनरली ऐसा आपकी डिस्कशन किसमें होता है, एक्वस सॉल्यूशन में होता है, सेल के रिगार्डिंग। ठीक है, पर अलग अलग बोले तो ये बात। अब देखो रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर अगर गैसियस स्टेट में निकालोगे तो लिथियम सबसे कम, उससे ज्यादा सोडियम, उससे ज्यादा पोटेशियम, उससे ज्यादा रुबिडियम, सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होगा, सीजियम होगा गैसियस स्टेट, क्योंकि नीचे जाने पर आयनेशन पोटेंशियल कम होता जाएगा। अब यहां क्या ऑर्डर हो जाएगा एक्वस सॉल्यूशन में, जस्ट उल्टा, गलत, बस यही गलती, यह बहुत बड़ी गलती है। एक्वस सॉल्यूशन में भी रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर यही रहता है, सिर्फ लिथियम गड़बड़ करता अकेला, वो लोएस्ट की जगह क्या हो जाता है, हाईएस्ट। मैंने कहा था कि ये गूगली आएगी, इसको भी बताओ। और ये एस ब्लॉक में भी पढ़ाई थी लास्ट ईयर, अगर पढ़ा है किसी ने तो भैया ये दो ऑर्डर याद करिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप बुकलेट में देखेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बुकलेट में आप देखने उठा के तो आपको ये एसआर देते हो तो ये भी समझ में आएगा कि जो एक्वस सॉल्यूशन का ऑर्डर बताया उससे ये वैल्यूज चेक कर सकते हो। हो गया भाई साहब? अच्छा देख रहे हो क्या? सबसे ऊपर इसमें हो सकता है सीरीज पूरी नहीं हो, लिथियम में देखो कितना दिया, -3.05। उसके बाद सोडियम वोडियम दिया, पोटेशियम कितना दिया, -2. तो देखो लिथियम हाईएस्ट हो गया, उसके बाद सोडियम नहीं आया, पोटेशियम आया, मतलब ये आया, फिर सोडियम आया। रुबिडियम सीजियम के पोटेशियम से भी ज्यादा मिलेंगे, इसमें दिए नहीं है पर देखोगे तो ज्यादा मिलेंगे, 2.93 से ज्यादा होगा। कैल्शियम तो बाद में आएगा, वो तो अलग ग्रुप का हो गया ना, मैं अपने ग्रुप की बात कर रहा हूँ, इसी ग्रुप में, ठीक है ना। तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनी हुई है ये केवल आयनेशन पोटेंशियल नहीं देखती,
ये साथ ही साथ एक और चीज देखती है, हाइड्रेशन एनर्जी, दोनों का कॉम्बिनेशन करके बनाई, इसलिए इसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है ये पता करने के लिए कि कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन बुरा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बजाय। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल सिंपल सी एक लाइन का आंसर है, जहां भी कोई डिस्प्यूट दिख रहा है एनसीईआरटी उठाओ, उसको मानो। वो सही है क्या, मुझे नहीं पता वो सही है या गलत है, पेपर में आपका जो आंसर बनाएगा एनटीए एनसीईआरटी बेस्ड बनाएगा, आंसर उल्टा हो जाएगा भाई। अरे वो उसमें ऑक्सीडाइजेशन पोटेंशियल तो नहीं दिए बेटा, क्लोरीन सबसे ऊपर दिए क्या, क्लोरीन सबसे ऊपर दिए ना, तो उल्टी सीरीज बनी, पहले उसको सीधा कर फिर बात कर, ऑक्सीडाइजेशन पोटेंशियल दिया, उल्टा कर ले, सबके साइन बदल, प्लस को माइनस कर, माइनस को प्लस कर। एल्यूमिनियम का कितना होता है अपनी शीट में, मैंने कहा पूरी दी, बेरियम का भी है। अरे भाई तुम्हें याद करनी है क्या, याद करनी है क्या, जो बोल दिया पेपर में सब लिखा आएगा है, और बाकी तुम्हें ज्यादा रेफरेंस ये एनसीईआरटी उठाओ, और चाहिए सब उसके एनसीईआरटी में भी उतने दे जितने मेरे पास भेज देता हूं मैं, पूरी लिस्ट करते रहे यार, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। ये बात खत्म हो गई, आगे बढ़ जाए। अच्छा, जो हैलोजन होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजन ये इस ऑर्डर में होगी, F2 Cl2 Br2 I2, क्योंकि फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा था, अभी अपन ने देखा भी है, क्लोरीन का उससे कम, ब्रोमीन का उससे कम, आयोडीन का उससे कम। इसमें एक चीज और बताना चाहता हूं मैं, पीओ चैप्टर में आप लोगों ने इंटर हैलोजन कंपाउंड सुन लिए, हैलोजन हैलोजन के बीच में जो बनते हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर के मामले में फ्लोरीन तो मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग हो गया, उसके बाद आते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, मतलब जो रिएक्टिविटी होती है इंटर हैलोजन कंपाउंड में फ्लोरीन के बाद आती है, फिर आती है क्लोरीन, फिर आती है ब्रोमीन, फिर आती है आयोडीन, मतलब थर्ड पॉइंट में आप एक और, मतलब अगर इंटर हैलोजन कंपाउंड के बीच में घुसे दे पेपर में क्वेश्चन में, तो आपको ऑर्डर पता होना चाहिए, फ्लोरीन तो हाईएस्ट है, फिर इंटर हैलोजन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। दो तीन हैलोजन मिला के बने, दो हैलोजन से IF7 है ना, ICl3 ClF3, ये सब इंटर हैलोजन कंपाउंड। चलिए, तो तीन जानकारी हमें मिल गई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से कि ये आपको जानकारी मिल सकती है, ये चीज आप डिस्कस कर सकते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से। अच्छा, इसमें इंग्लिश की लैंग्वेज बदल के क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन आया, 4 एसआरपी दे दिए 4 एलिमेंट को, पूछा कौन सा सबसे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, तो जिसका एसआरपी सबसे कम होगा सबसे पावरफुल रिड्यूसिंग। इसी क्वेश्चन में लैंग्वेज बदल देगा, which of the following element has highest tendency to get reduced, खुद रिड्यूस होना चाह रहा है, मतलब उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, उसके मैंने लैंग्वेज पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट कब ज्यादा, जब एसआरपी कम, और रिडक्शन की टेंडेंसी कब ज्यादा, जब एसआरपी ज्यादा। तो पेपर में ध्यान से अंग्रेजी पढ़ना, क्या पूछो तो वो नहीं सिखा सकता बार बार, है ना। चलिए, अगली जानकारी इसकी क्या मिलती है,
displacement of metal from its salt, displacement of metal from its salt solution. इसमें सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, more reactive metal can displace less reactive metal from its salt. हमेशा ज्यादा रिएक्टिव चीज ही कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस करती है, चाहे वो मेटल हो चाहे वो नॉन मेटल। अब मुझे एक चीज और बताओ, दो मेटल्स में से ज्यादा रिएक्टिव कौन मानी जाएगी? जो सीरीज में पहले आएगी कि बाद में? पहले आएगी, पहले कौन लिखवाएगा, यानी इसका एसआरपी कम होगा। तो इसी बात को एक और लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं, मैं सारी लैंग्वेज बता रहा हूं। इट मींस metal coming या metal present earlier in the series, that is that is having lesser SRP can displace metal present later in the series that is having higher SRP. कम SRP वाला ज्यादा SRP वाले को रिड्यूस या डिस्प्लेसमेंट कर सकता है। अब इस बात का मतलब क्या? फॉर एग्जांपल अपन इसको बात करें तो मान लीजिए मेरे पास CuSO4, ये कॉपर का साल्ट है। साल्ट में से मेटल अलग करने की बात हो रही है, कॉपर का साल्ट। अब मान लीजिए इस कॉपर के साल्ट में मैंने जिंक मिलाया, तो अब देखो कॉपर और जिंक में से पहले कौन आता है? जिंक। और अभी लिस्ट बनवाई भी थी तो जिंक का एसआरपी माइनस में था, कॉपर का प्लस में था। आपको रजिस्टर में भी जो बताया मैंने कहा कॉपर जिंक के तो रेडी डालो यार। जिंक का माइनस का 0.76 था, कॉपर का प्लस का 0.3। तो मैंने बोला है कि जो मेटल सीरीज में पहले आएगी यानी जो ज्यादा रिएक्टिव होगी, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो वो यहां पर क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा, खुद रिएक्शन करके ZnSO4 बना लेगा, कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा। तो कॉपर विल बी प्रेसिपिटेट आउट, कॉपर को प्रेसिपिटेट करा देगा। अब मान लो मैंने कहा मेरे घर में जिंक अवेलेबल नहीं था, मरकरी पड़ी हुई थी थोड़ी, तो मैंने इसमें मरकरी डाला। अब मरकरी देखो कॉपर के बाद है सीरीज, एसआरपी शायद 0.93 बताया होगा है ना, ऐसे कुछ है। तो अब मरकरी जो है उसका एसआरपी ज्यादा है कॉपर से, यानी वो कॉपर से लेस रिएक्टिव चीज मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकती। तो चाहे जितना मरकरी डाल दो कॉपर अलग नहीं होने वाला, ये बात है। अब इसी बात पे एक दो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ध्यान रखें हाँ, ये लाइन सही है या गलत है बता।
ZnSO4 कैन नॉट बी स्टोर्ड इन कॉपर कंटेनर। गलत। अभी सामने लगा जिंक ZnSO4 बनाना चाहता है, तो ZnSO4 ऑलरेडी बना है, तो कुछ नहीं होने वाला। अगर यहां मैंने ऐसा लिखा हो CuSO4 कैन नॉट बी स्टोर्ड इन जिंक कंटेनर, अब सही होगा। तो जिंक के बर्तन में कॉपर सल्फेट भरोगे तो जिंक का बर्तन घुलना शुरू हो जाएगा, ये वाली रिएक्शन करते ऊपर वाली। कॉपर सल्फेट को हटा के जिंक सल्फेट बनने लगेगा, कॉपर बर्तन के नीचे प्रेसिपिटेट होने लगेगा, पर ऐसा करने से थोड़ी देर में बर्तन ही घुल जाएगा पूरा। तो आप मोर रिएक्टिव मेटल का बर्तन नहीं बना सकते। अगर ज्यादा समझ में नहीं आया तो ऐसे ही आप करें, मोर रिएक्टिव मेटल का बर्तन नहीं बना सकते, वो रिएक्शन करके गायब हो जाएगा बर्तन, कोई बर्तन ही नहीं बचेगा। एक क्वेश्चन ये आता है इसमें, एक और क्वेश्चन आता है इसी बात पे, इफ जिंक रॉड इज डिप्ड इन CuSO4 solution, then blue color of solution, आपकी जानकारी है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन नीला होता है, ये तो रट जाना चाहिए भाई, कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रियल भी कहते हैं, इसका सॉल्यूशन नीला होता है। तो then blue color of solution fades out and finally becomes colorless. Color of solution fades out, FADS, fades मतलब हल्का पड़ना, फेडिंग। नया कपड़े में कलर बढ़िया अच्छे होते, बार बार धुल के कपड़ा का कलर फेड हो जाता है ना, सफेद सा होने लगता है, कलर का हल्का पड़ने लगता है, तो फेड हो जाएगा। क्यों फेड हो जाएगा? कि कॉपर सल्फेट में बेटा जो नीला कलर होता है वो कॉपर डबल पॉजिटिव आयन की वजह से होता है। अब आपने एक बर्तन में कॉपर सल्फेट भर के रखा, उसमें जिंक की रॉड डालो, तो जिंक की रॉड क्या करेगी? कॉपर सल्फेट रिएक्शन कर रही होगी, तो कॉपर सल्फेट रिएक्शन करके वो उसको किसमें बदल रही होगी? कॉपर में। तो सॉल्यूशन में से कॉपर डबल बॉन्ड आयन कम होते जा रहे हैं, किसमें बदलते जा रहे हैं? वो कॉपर के एटम में। कलर किसकी वजह से था? कॉपर डबल बॉन्ड आयन की वजह से। वो कम होते जा रहे हैं तो नीला रंग हल्का पड़ता जाएगा, पड़ता जाएगा, पड़ता जाएगा, और जब सारे कॉपर डबल बॉन्ड आयन खत्म हो जाएंगे, पूरे पूरे ZnSO4 बन जाएगा, जिंक में कलर नहीं होता, पूरा सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? कलरलेस। समझ में आई बात? ये दो क्वेश्चन आते हैं इसी चीज के ऊपर, इसी बात पे। हाँ उसमें आ सकते, कहीं भी आ जाए क्वेश्चन, कैसे आ सकता है? हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? मल्टीपल चॉइस में ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, इस तरह से उल्टा। अच्छा ZnSO4 में कॉपर की रॉड दो उल्टा का कुछ नहीं होता, जिंदगी भर रॉड दो कुछ नहीं होने, कॉपर लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव चीज की रॉड कुछ नहीं करना। समझ आ गई बात? अच्छा ये मैंने लिखवाया मेटल को डिस्प्लेस करने, नॉन मेटल भी तो डिस्प्लेस होती है, तो 3 पॉइंट हो गए तो 4 हो गए, 5वां पॉइंट क्या लिखा था अपन ने? चौथा पॉइंट हेडिंग। अब 5वां पॉइंट लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल, अच्छा सॉरी मेटल को displacement of non-metal from its a salt solution
चीज तो वही रहेगी यार, मोर रिएक्टिव, ज्यादा रिएक्टिव चीज लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकती है। भाई आप यहाँ बैठे हुए, कोई बाहर से आया होगा, हटो हम बैठेंगे, हो पाएगा नहीं? नहीं, आप हटो हम आपकी जगह पे बैठेंगे। डिस्प्लेसमेंट तो तभी होगा ना, कहलाएगा। हाँ मैं हट जाऊंगा इसका मतलब। नहीं बता रहे हैं, जब रिएक्टिविटी पे डिपेंड है। बाहर वाला जरा ज्यादा ताकतवर है, खली आ गया, खली महाखली, तो वो कहेगा ना, नहीं बस ऐसे करेगा, अपन निकल लेंगे। मोर रिएक्टिव कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव। बाहर से कोई हल्का फुल्का आ गया, बच्चा आ गया, अंकल हटना, दरबार थोड़ी हटेंगे, इसी बात। तो मेटल और नॉन मेटल दोनों के मामले में ज्यादा रिएक्टिव चीज कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकती है। अब मेटल नॉन मेटल में रिएक्टिविटी में मामला उल्टा था, नॉन मेटल ऊपर आने वाली रिएक्टिव थी ज्यादा, नॉन मेटल बाद में आने वाली रिएक्टिव थी। तो हमने वैसा करना पड़ेगा, पहले तो ये लिखना है मोर रिएक्टिव नॉन मेटल कैन डिस्प्लेस less reactive non-metal from salt solution। तो आप इसको ऐसा कह सकते हैं, नॉन मेटल प्रेजेंट लेटर इन सीरीज, बाद में, that is having higher SRP can displace non-metal present earlier in the series, that is having lower SRP। अब इसका एग्जांपल अगर हम देखना चाहें, मान लीजिए मेरे पास NaCl, ये क्लोरीन का साल्ट है, अरे सोडियम का साल्ट है तो क्लोरीन का भी तो है साल्ट, दोनों मिलकर तो बने। अब इसमें मैंने फ्लोरीन मिलाया, तो फ्लोरीन का एसआरपी क्लोरीन से ज्यादा है, मोर रिएक्टिव है, तो डिस्प्लेस कर देगी वैसा इसको, NaF बन जाएगा, क्लोरीन गैस लिबरेट हो जाएगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा लो, यहाँ भी 2 लगा लो। लेकिन अगर इस NaCl में मैंने ब्रोमीन मिलाया होता तो कुछ नहीं होता, क्योंकि ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव देन क्लोरीन। ये सब चीजें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी काम है। अगला एप्लीकेशन है लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स।
आपने लिखना ना, ये रिएक्शन पढ़िए क्या? H2SO4 प्लस Zn एरो ZnSO4 प्लस H2। अभी हाइड्रोजन चैप्टर खत्म हुआ, उसमें पढ़ाई गई होगी। तो हाइड्रोजन आप कैसे बनाते हैं? तो हाइड्रोजन बनाने की पहली मेथड है कि कोई एसिड लो, उसमें मेटल डालो, लेकिन वो मेटल रिएक्टिव होना चाहिए। अगर मैं जिंक की जगह कॉपर डालता तो कुछ नहीं होगा। तो अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितनी भी मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर है, अच्छा हाइड्रोजन से ऊपर होंगे तो उनका एसआरपी माइनस में, क्योंकि हाइड्रोजन का जीरो है, उससे ऊपर वालों का माइनस, उससे नीचे वालों का प्लस। तो जितने भी मेटल हाइड्रोजन से ऊपर है आपकी सीरीज में, वो सब डाइल्यूट एसिड में डाले जाने पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट कराती है। और जितनी भी नीचे हैं, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, मरकरी है, गोल्ड है, लेस रिएक्टिव मेटल, वो हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करा सकते डाइल्यूट एसिड्स में। ये metals present earlier to hydrogen in series, that is having negative SRP, can liberate hydrogen from dilute acids। ध्यान दें, डाइल्यूट एसिड कंसंट्रेट होगा तो फिर नहीं, कुछ और रिएक्शन होगी, डाइल्यूट एसिड रिएक्शन। तो जैसे ये एग्जांपल ले लेते हैं, जिंक प्लस H2SO4, SO4 हमने डाइल्यूट लिया है, पानी मिलाया है उसमें, एरो ZnSO4 प्लस H2। लेकिन अगर Cu प्लस H2SO4 आप लिखोगे, H2SO4 आपने डाइल्यूट लिया है, तो नो रिएक्शन, फिर कुछ नहीं होगा। Yes, yes. मैंने आपको दो मेटल दे दी, एक सिल्वर दे दिया, एक मरकरी दे दी। मरकरी दोनों की रॉड देती, और दोनों का साल्ट भी पकड़ा दिया। कहा इनका यूज करके आपको सेल बनाना है। तुम दोनों मेटल में से एक का एनोड बनाओगे, एक का कैथोड बनाओगे, या आप तो सेल बना दोगे, कोई एक मेटल एनोड की तरह बिहेव करने लगेगी, दूसरी कैथोड की तरह बिहेव करने लगेगी। तो बता पाएंगे सिल्वर और मरकरी में से किसका एनोड बनेगा, किसका कैथोड? तो अपन ने पढ़ा था एनोड होता है जहां ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड होता है जहां रिडक्शन। तो अभी मैंने तीसरे नंबर के पॉइंट में पढ़ा है ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर के बारे में। एसआरपी जितना कम होता है, एलिमेंट उतनी आसानी से ऑक्सीडाइज होता है, क्योंकि पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। सिल्वर मरकरी में से सिल्वर बेटर। तो आप ऐसा समझ लीजिए, इस सीरीज में जो एलिमेंट, ध्यान से सुनना, मैंने बोला एलिमेंट, मेटल नहीं बोला, नॉन मेटल भी हो सकता। इस सीरीज में जो एलिमेंट पहले है, जिसका एसआरपी कम है, वो एनोड की तरह बिहेव करे, और जो बाद में जिसका एसआरपी ज्यादा है, वो कैथोड की तरह बिहेव करे। मान लो भूल गए एग्जाम, पूरी उम्मीद भूलोगे लाइन जो मैं बता रहा हूं। तो आपको एक सेल मैंने कई बार बना के दिखाया, वो जिंक कॉपर वाला डेनियल से, उसमें जिंक एनोड था, कॉपर कैथोड था। अब सीरीज में याद करो, जिंक पहले आया था कि बाद में? पहले आया। पहले वाले का एनोड बनता है, बाद वाले का कैथोड बनता है, याद। ठीक है, हाँ कौन है भाई?
भाई ने एक और उम्मीद दिखाई, और भूल जाओ तो एबीसीडी तो याद करी होगी नर्सरी में, ए पहले आता है सी बाद में आता है, तो एनोड पहले वाले का कैथोड बाद वाले का। कितने पॉइंट हुए? 6 हुए थे, 7 हुए, 7। डिटर्मिनेशन ऑफ एनोड एंड कैथोड, एनोड कैथोड डिसाइड करना, किसका एनोड बनाओगे किसका कैथोड बनाओगे। So the element present earlier in the series that is having lesser SRP is used as anode। ओके भैया, उसको मुझे ऑक्सीडेशन कराना। While the element present later in the series, बाद में, that is having higher SRP is used as cathode। लेसर एसआरपी वाला एनोड, हायर एसआरपी वाला कैथोड। ये दिमाग में रखना, एबीसीडी से भी ध्यान रख सकते। अच्छा मुझे बता, क्लोरीन और ब्रोमीन लेकर मुझे मैं सेल बनाना, क्लोरीन और ब्रोमीन नॉन मेटल भी ले सकते हो, किसका एनोड बनाऊंगा किसका कैथोड? क्लोरीन और ब्रोमीन में से ब्रोमीन का एनोड, क्लोरीन का कैथोड। क्लोरीन बाद में आएगा, है ना। अच्छा, हाइड्रोजन और कॉपर लेके सेल बनाना, हाइड्रोजन का एनोड कॉपर का कैथोड। लेकिन हाइड्रोजन और जिंक लेके बनाना, जिंक का एनोड हाइड्रोजन का कैथोड। सिंपल सी। एक मेटल एक नॉन मेटल भी कर सकते, दोनों नॉन मेटल भी कर सकते, दोनों मेटल भी कर सकते, सेल बनाना। ठीक है, आठवां पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालना, E0 सेल निकालना। ये भी आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ही करते हैं। मैंने आपको ई सेल का फार्मूला बताया, ई कैथोड माइनस ई एनोड। रुकना, जब रिडक्शन वाले में तो इसमें तो सारे रिडक्शन पोटेंशियल भी दिए ना मैंने आपको, बोला इलेक्ट्रोकेमिकल से जनरली वही माने जाते हैं। अब मुझे ई सेल नहीं चाहिए बेटा, E0 सेल चाहिए। ये भी जीरो वाले, तो बेटा सीरीज में जो दिए हैं ना वो जीरो वाले दिए, स्टैंडर्ड वाले दिए सारे, नॉन स्टैंडर्ड नहीं दिए, सारे E0 ही दिए। ई सेल ई इलेक्ट्रोड ई कैथोड ये नहीं। तो आपको बोला गया कि मैंने मरकरी और आयरन यूज करके एक सेल बनाया। क्या क्या यूज करके? मरकरी और आयरन यूज करके एक सेल बनाया। तो बताओ सेल का ईएमएफ कितना? तो अब आप पहले ये सोचोगे कि इन दोनों में से कैथोड किसका बना होगा। तो अभी मैंने समझाया, बाद में आने वाले का मरकरी बाद में, यानी मरकरी को कैथोड की जगह लिखो Hg डबल पॉजिटिव Hg। इससे मॉस सीख लो बेटा, ये लिख के आएंगे माइनस E0 Zn डबल पॉजिटिव ऑब्लिक Zn, क्योंकि मैंने जिंक का एनोड बनाया। सर आयरन है,
ऐसा कर लो। अब हम क्या करेंगे, सीरीज में से कागज खोल के, रजिस्टर खोल के, कॉपी खोल के, किताब खोल के देखेंगे कि मरकरी का एसआरपी कितना, 0.93 प्लस का। माइनस में आयरन का देखेंगे कितना, माइनस का 0.4। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0.93 प्लस 0.4 प्लस का 1.37 वोल्ट। यानी ये जो हमारा सेल है ये 1.37 वोल्ट का करंट देगा। निकल आया सेल का पोटेंशियल। तो हमें सीरीज के याद करने पड़ेंगे क्या? नहीं, पेपर में दिए होंगे, ये तो एग्जांपल करके बता दिए। आपको घटाना आना चाहिए, बस घटाना नहीं आता कुछ। अच्छा, इसमें क्वेश्चन और ये तो लिख लो फिर बताता हूं। पेपर में जरूरी नहीं है कि नीचे लिखा हो एक्टिविटी पॉजिटिव हुआ, नीचे लिखा होगा नहीं, पेपर में जो एसआरपी ऐसा नहीं दिया होगा। वही तो, पेपर में तो अलग अलग नाम लिख दिए होंगे, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, 4-5 एलिमेंट्स डेटा देगा। अब तुम्हें सोचना है कि उनमें से किसका कैथोड बना है, किसका है। जैसे मैंने यहाँ केवल नाम लिख दिया, वहां पे एसआरपी लिख दिया, ठीक है, हटा दो। अब इस पे क्वेश्चन ऐसा आता है, इसी पॉइंट में समझिए कि आपको 4 एलिमेंट दे देंगे, E0 A पॉजिटिव ऑब्लिक A, E0 B पॉजिटिव ऑब्लिक B, E0 C पॉजिटिव ऑब्लिक C, E0 D पॉजिटिव ऑब्लिक B। ये आपको देंगे माइनस का 1.37 प्लस का 0.80 प्लस का 2.21 माइनस का 0.49। ऐसा करके 4-5 एलिमेंट्स के आपको एसआरपी दे, सब एसआरपी रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछेंगे, कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं इस पे डेटा पे। पहले तो क्वेश्चन ये बनेगा जो जिसको मैं बताना चाह रहा हूं कि इनमें से कौन से 2 एलिमेंट इस्तेमाल करें कि ईएमएफ हाईएस्ट का, ईएमएफ हाईएस्ट will be on using which elements। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि हमें डिफरेंस देखना था। तो जिन 2 एलिमेंट्स का एसआरपी का डिफरेंस हाईएस्ट हो, मतलब एक एलिमेंट हाईएस्ट पॉजिटिव वाला लो, एक एलिमेंट हाईएस्ट नेगेटिव वाला, तो इसका आंसर ये होगा कि आप एनोड बनाओगे हाईएस्ट नेगेटिव वाला, और कैथोड किसका बनाओगे, हाईएस्ट पॉजिटिव वाले का। यानी गैप जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स में, उतना ज्यादा ईएमएफ मिलेगा। अब हाईएस्ट पॉजिटिव कौन है, सी, तो मैं कैथोड बनाऊंगा सी का। और हाईएस्ट नेगेटिव वाले का एन, सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन है, ए, तो ए का मैं बनाऊंगा एन, तो मेरा काम बन जाएगा। अब इसी में क्वेश्चन आता कि कब ईएमएफ लोएस्ट मिलेगा, तो गैप सबसे कम देख लो किसका है, बी का, बी और सी का चेक करो, ये तो बहुत ज्यादा है, ये आएगा 1.41, और बी और डी का चेक करो, ये काफी कम है, 0.31 आएगा, है ना। बी और सबका गैप देखो, ए और बी का आ रहा है, ये माइनस का है प्लस का है, या तो आप दोनों माइनस के लो या दोनों प्लस के लो, तो गैप आने की संभावना कम है। इन दोनों को लेंगे तो इनका गैप आ रहा है 1.41,
और ए और बी को लोगे तो माइनस का 1.37 और माइनस का 0.41, माइनस का 1.37 माइनस का 0.49, ऐसा करोगे ना तो ये प्लस का 0.49 हो जाएगा, माइनस का 1.37, तो ये हो गया, ये घटेगा एक्चुअली 0.8 तो ये आएगा 0.88 51 बचेगा ना यहाँ पे, और ये 37 0.88, तो अब ये गैप 1.41 इधर आ रहा है, 0.88 इधर आ रहा है, तो सबसे कम गैप कब है, सी और ए और डी को लेंगे, तो ए और डी को अपन लेंगे तो आपका कैसा बनेगा, लोएस्ट ईएमएफ। ऐसे चारों में चेक कर लेना, गैप कम यानी ईएमएफ कम, घटाना आना चाहिए, मैंने पहले बोला तो काम होता है। क्लियर है? तो ये हमने इसके कुछ एप्लीकेशन कर लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के, और भी कुछ है, 4-5 एप्लीकेशंस और हैं, तो वो अपन करेंगे अगली क्लास, ठीक है ना। शीट में इतने नहीं दिए पर मैं सारे करा दे रहा हूं ताकि आगे के चैप्टर्स के क्वेश्चन जिससे बन जाए। क्लियर? चलो